वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। सरकार में जहां पे माना जा रहा है कि बहुत सारे मुखिया हो चुके हैं, मुख्यमंत्री एक हैं, लेकिन नाम कई सारे अखबारों में मीडिया में आते रहते हैं। लेकिन आपको क्या इस प्रकार कोई किसी तरह का प्रेशर? सरकारों का सवाल है ये, हम तो परफॉर्मर हैं, माने सरकार की जो नीतियां हैं उसको क्रियान्वित करने का। आज के समय पे जो दिक्कतें होती हैं उसमें वो सुविधाएं कंज्यूमर्स को नहीं मिल रही, और जो बिजली की दरें हैं वो भी बढ़ रही हैं, हर सेगमेंट की बढ़ रही हैं। आज की तारीख में हम इसको अपने 37-38 वर्षों के अनुभव पे स्वीकार करते हैं कि इस विभाग में कनेक्शन लेना सबसे टेढ़ा काम है। अगर किसी आदमी को बिजली का कनेक्शन लेना हो तो हमारे लोग, इतना हमें मालूम है कि वो उसको पर्याप्त परेशान करते हैं। देखिए खास बात यूपी पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक AP मिश्रा के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। नमस्कार, प्राइमेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। संसद में आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी और सभी सदस्यों की हामी के चलते पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव संसद में पारित हो ही गया। पाकिस्तान के खिलाफ, मगर ये महज औपचारिकता थी, क्योंकि सरहद पर जब हमारे जवान गोलियों का शिकार हो रहे हों और देश की संसद में सियासत के साए तले नूरा कुश्ती खेली जा रही हो और पाक की घिनौनी करतूत की निंदा करने में 8 दिन लग जाए, तो सवाल खड़े होने में लाजमी है। क्या हमने इस प्रस्ताव को लाने में देर नहीं की, और क्या 8 दिनों तक हम यही सोचते रहे कि जवाब आखिर दें तो कैसे दें? बार बार सीज फायर का उल्लंघन,
अब तक 58 बार सीज फायर का उल्लंघन, 2012 से 93 बार सीज फायर का उल्लंघन, 2010 से 2012 तक सीज फायर उल्लंघन के 200 मामले। भारत से 4 बार मुंह की खाने वाला पाकिस्तान कुछ सालों के विश्राम के बाद सिर उठाने लगता है। 5 अगस्त से लेकर अब तक पाकिस्तान कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। महज 4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान करीब 10 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। लेकिन बुधवार रात कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश हुई, जिसे नाकाम कर दिया गया। सेना ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें 2 घुसपैठिए मारे गए। सेना के मुताबिक कुपवाड़ा भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के बेहद नजदीक है, जिसके चलते इस इलाके में घुसपैठ की कोशिशें लगातार होती रहती हैं। सेना की माने तो इस संवेदनशील इलाके में कुछ ही दिन के अंदर घुसपैठ की करीब 13 कोशिशें नाकाम की जा चुकी हैं। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देता है। दरअसल भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि खराब करने के मूड में नहीं है। इतना ही नहीं, भारत 2003 के भारत पाक शांति समझौते को फॉलो करता आया है, जबकि पाकिस्तान हर बार समझौते का उल्लंघन। सोमवार 5 अगस्त को 5 जवानों के शहीद होने के बाद ये मांग एक बार फिर जोर शोर से उठी कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। बातचीत बंद कर सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए। लेकिन इसे भारत का रवैया कहो या मजबूरी, भारत चाहकर भी पाकिस्तान से बातचीत बंद नहीं कर सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अफगानिस्तान। बहुत जल्द अमेरिका अपनी बची फौज अफगानिस्तान से हटा लेगा। उसके बाद तालिबानी आतंकवादियों के फिर से उभरने की आशंका भारत को दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो भारत में बड़े हमले की आशंका और बढ़ सकती है। लिहाजा पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर जारी रखते हुए तालिबानी आतंकियों को ऊपर उठने से रोकना होगा। हालांकि बीते सोमवार भारत के 5 जवान शहीद होने के बाद भारत सरकार के रवैये की जमकर आलोचना हुई, जिसके बाद रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई के आदेश दिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को भी कड़े शब्दों में संदेश दिया गया कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। बहरहाल जिस तरह पाकिस्तान बार बार भारत को मुंह चिढ़ा रहा है, उससे साफ है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है। वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका हम तारुफ करा दें। हमारे साथ अफजल अब्बास साहब हैं, आप जेडीयू के नेता हैं, हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और इनकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी अगर स्ट्रेटेजी आगे क्या डिसाइड होती है उसको लेकर के। आनंद साहू साहब हमारे साथ हैं, आप बीजेपी के नेता हैं, और फजल इमाम मलिक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले शुरुआत में यहां पर करना चाहूंगा फजल इमाम मलिक जी के साथ में। सर, क्या बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते? हमने निंदा तो कर दी है, पर निंदा करने में हमें 8 दिन लग गए। मुझे लगता है कि जिस तरह से निंदा की बात की है, निंदा कर दी गई है, लेकिन निंदा में किन बातों को? फिर वही 2-3 चीजें हैं जिस बातों के कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमको कोई कमजोर न समझे, वही घिसी पीटी बातें ही कही गई है। तो इसमें कुछ ठोस चीजें उभर के सामने नहीं आई। ठीक है कि हमने 8 दिन के बाद निंदा की, निंदा में कुछ ऐसा है नहीं जिसको लेके पाकिस्तान को बहुत चिंतित होने की जरूरत है। ऐसा होना चाहिए सिद्धार्थ जी के इसी सरकार चीजें जिस तरह से निकल के आ रही हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि बाजार का जो प्रभाव है, आप व्यापारिक संबंध जब तक खत्म नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ, मुझे कुछ नहीं लगता है। और सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, चीन के साथ भी ये होना चाहिए कि वहां से जो सामान आ रहे हैं, जो हम सामान भेज रहे हैं, क्योंकि जब पैट्रियोटिक की बात करती है, राष्ट्रीयता की बात आती है, तो चीन के सामान भी हम बेच रहे हैं, पाकिस्तान के सामान भी बेच रहे हैं। तो आज ही सरकार ने कहा है कि 2012-13 में 2.35 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है पाकिस्तान के साथ। तो ये इस पे बहुत हैरत वाली बात है कि एक तरफ तो आप राष्ट्रीयता की बात करते हैं, एक तरफ निंदा प्रस्ताव पास करते हैं और व्यापारिक रिश्तों को बरकरार रखना चाहते हैं। जब आप सारे रिश्तों को, चूंकि अब समय आ गया है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जिसकी आशंका बार बार है कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, आप जैसा आपकी रिपोर्ट में भी दिखाएगी, उसके बावजूद अगर हम व्यापारिक रिश्ते भी रखते हैं तो फिर लगता है कि फिर वो राष्ट्रीयता में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक स्वार्थ की बात भी निकल करके आती है कि आखिर मंशा क्या है और किस तरह से स्ट्रेटेजी बन रही है। अफजल अब्बास साहब, क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि बहुत देर लग गई? निंदा प्रस्ताव में हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, वही बातें जो हमेशा रेडी रटाई सुनते हैं, जैसा कि मलिक साहब खुद भी कह रहे थे, पर क्या आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा इंतजार हमने, बहुत ज्यादा हम ज्यादा सहिष्णु हो गए इस वक्त? तो
जिस दिन ये घटना घटी थी जिसमें हमारे 5 नौजवान शहीद हुए थे, उसके 1 2 के अंदर ही ये काम करना चाहिए था। आज अगर ये हो गया होता तो मैं समझता हूं कि एक हद तक पाकिस्तान पे एक प्रेशर बनता, बल्कि हमें करने से पहले वो लोग खुद ही करने के लिए तैयार बैठे, उन्होंने किया भी। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। हमने उस दिन भी कहा था, आज ही मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती, सियासत होती, हर पार्टियां सियासत करती, हम भी करते हैं, हम भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वे साथ बैठे हुए हैं, साहू साहब भी बीजेपी जुड़े हुए हैं, लेकिन हर चीज में सियासत ना हो। बेहतर तो ये होता कि इस मसले पे विपक्ष भी अपना रोल सकारात्मक दिखाता और इसको हर हालत में एक निंदा प्रस्ताव आता। और जिस तरह के इल्यूजन भ्रम पैदा किए गए देश के रक्षा मंत्री द्वारा, ये अपने आप में एक अजीब चीज नजर आई है। और ये निंदा प्रस्ताव बिल्कुल आपके हिसाब से, और मलिक साहब ने कहा ठीक ही कहा, बहुत पहले ही होना चाहिए था। बैरकैफ देर आए दुरुस्त है, उन्होंने किया, आज कोई शर्मिंदगी का एहसास हुआ, इसलिए करना पड़ा। नरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को सर? कैसे आप फोर्सी कर रहे हैं इस पूरे मामले को? ये जो पार्लियामेंट ने एक कार्रवाई की, शायद पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के मुताबिक एक दूसरा मुल्क ऐसा करता है और जवाबी हमने ये कार्रवाई की। इससे ज्यादा मैं इसको कोई अधिक महत्व नहीं देता। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, कुछ और अधिक मसले हैं जो कि बहुत ज्यादा अहम हैं, जिनकी हमें चर्चा करनी चाहिए। पहली चीज, जैसे कि अभी मेरे कुलीग ने यहां पर जिक्र किया कि लैक ऑफ क्लैरिटी नजर आई कि संसद में रक्षा मंत्री के द्वारा पहले दिन कुछ बयान दिया जाता है और उसके बाद उसी मामले पर, उसी मसले पर उनको दूसरे दिन कुछ क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ती है। उससे अधिक सवाल यह है कि अब यह कहा जाता है कि सरहद पर जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इससे एक रेलेवेंट जवाब ये निकलता है कि क्या अब तक वो इसके लिए सक्षम नहीं थे। अब हमने ये कहा, और उसके साथ ही साथ 2 दिन के अंदर हम देखते हैं ये ऑगस्टा वेस्टलैंड का जो मसला सामने आता है, जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या फॉर्मर एयर चीफ के नाम आ रहे हैं। ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बनिस्बत कि संसद ये कहती है कि हम एक हैं और आज हम निंदा लेते हैं। एक सैनिक के लिए जो कि सरहद पर तैनात है, अलर्ट है, अपनी जान देने के लिए वो तैयार है, उसके लिए कि संसद ने ये कहा, मेरे ख्याल से उसके मोराल के लिए उसके ये कोई ज्यादा माने नहीं रखता है। ठीक है आनंद जी, कैसा आप पूरे मसले को देख रहे हैं? देर कर दी है नरेंद्र जी से, वो काफी मेरा भी विचार वैसे ही है। मैं एक सबसे बड़ा चीज आपको एक कहना चाहूंगा आपके माध्यम से जी, कि आप देखिए कि अफजल कसाब जो है जी, कसाब को जब फांसी होती है और वहां पूरा देश जो है, शासन जो है पाकिस्तान का, वहां एक प्रस्ताव पारित करता है कि ऐसे हमारे जो शहीद हैं उसको समर्थन देना चाहिए, ये शहीद हुआ है, न कि वो मतलब उसके फांसी को शहीद घोषित किया। और उसके बाद मैं बता रहा हूं, हमारे देश के सैनिक जब मारे जाते हैं तो बयान बदलते हैं, तमाम तरह की बातें आती है, हमारे रक्षा मंत्री जी वहां नहीं पहुंचते हैं। ये सारी घटना जो है, ये हमारे देश के जो सैनिक हैं उनकी मनोभावना को, उनकी जो कार्यशैली को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। पूरे देश जो है इस विषय को लेकर बहुत चिंतित है। क्योंकि आप एक चीज बताइए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत पर कूटनीतिक रूप से भी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कसाब जैसे आतंकवादी को फांसी देने के बाद वहां इस प्रकार की खुलेआम समर्थन आतंकवादी का किया जाता है, और विश्व के जो पटल है वहां भारत सरकार ने पूरी तरह से विफलता अपना जो तरीका अपनाया है, जिसमें वहां किसी प्रकार का संदेश देने में विफल रही है। इससे हमारी देश की गरिमा जो है उसको बहुत धक्का लगा। मलिक साहब, ये बात हुई, ठीक है, हमने 9 दिन लग गए हमको पूरी तरह से इस बात को निंदा करने में, ऑफिशियली निंदा करने में। मीडिया पे तो सब बयान दे ही रहे थे, पर पाक संसद के अंदर भी एक बात की निंदा की गई कि जब ये सब हुआ उसके बाद कि उच्चायुक्त के ऊपर जो हमला किया गया, तो क्या ये सिर्फ प्रस्ताव का जवाब ही प्रस्ताव था? नहीं, देखिए जिस तरह से वो लोगों ने 2-3 बार इस चीज को अपने संसद में उठा करके, जबकि वो तो कर रहे थे इस चीज को और हम तो झेल रहे थे। तो पिछली बार भी अगर सिद्धार्थ देखा जाए तो हमने पाकिस्तान में पहले एक निंदा प्रस्ताव पास किया था भारत के खिलाफ, उसके बाद हमने
प्रस्ताव पास किया। तो ये खेल तो चलता रह रहा है। भाजपा के हमारे मित्र क्या उन्होंने वो पार्टी लाइन की पर बात कर रहे हैं। आज जब उससे ये बताइए, ये राष्ट्रीय विषय नहीं है क्या? मुझे बात करनी इंतजार हम पार्टी लाइन नहीं, मतलब हम एक चाटा खाते हैं तो दूसरा गाल भी हम आगे कर देते हैं। बात कर पहले से नहीं, मैं ये कह रहा था कि क्योंकि सियासी दलों का चरित्र लगभग एक जैसा है, चाहे वो भाजपा हो या आप सत्ता में थे, आपने भी सेना का मोरल डाउन करने की कोशिश की, और यूपीए सरकार है उसने भी सेना का मोरल डाउन करने की। ये ऐसा नहीं है किसी का चरित्र बहुत पाक साफ इस मामले में। आपके उसमें भी कारगिल होता है, आप बंधकों को छोड़ देते हैं जाके। आज जिन बंधकों को छोड़ा है वही आज पाकिस्तान में बैठ के भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए आपके जब आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो आपकी तरफ आप बताइए जो बंधकों को छोड़ा गया उसके साथ क्या करना चाहिए? आप बताइए। हाफिज सईद जैसे लोगों को छोड़ा है आपने, तो इससे क्या सेना का मोरल बहुत ऊपर हो गया होगा? जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के उसे पकड़ा था, अपनी कुर्बानी दी थी, लोग कुर्बान होते। सर ये आज नहीं, ये प्रस्ताव पे प्रस्ताव है क्या आपको लगता है? निश्चित तौर पर सिर्फ उन्होंने ये सिर्फ एक जैसा कि कोरम पूरा कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया, हम प्रस्ताव कर रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा किया था कि एक प्रस्ताव किया, प्रस्ताव। सर हम कमिंग बैक, आपके पास आ रहा, थोड़ा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नीलेंद्र कुमार जी अपनी बात रखेंगे। छोटा सा ब्रेक। The action of the Pakistan Army. ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को भी ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सरकार में जहां पे माना जा रहा है कि बहुत सारे मुखिया हो चुके हैं, मुख्यमंत्री एक हैं, लेकिन नाम कई सारे अखबारों में मीडिया में आते रहते हैं। लेकिन आपको क्या इस प्रकार किसी तरह का प्रेशर? सरकारों का सवाल है, ये हम तो परफार्मर हैं, माने सरकार की जो नीतियां हैं उसको क्रियान्वित करने का। आज के समय पे जो दिक्कतें होती हैं उसमें वो सुविधाएं कंज्यूमर्स को नहीं मिल रही, और जो बिजली की दरें हैं वो भी बढ़ रही हैं, हर सेगमेंट की बढ़ रही हैं। आज की तारीख में हम इसको अपने 37-38 वर्षों के अनुभव पे स्वीकार करते हैं कि इस विभाग में कनेक्शन लेना सबसे टेढ़ा काम है। अगर किसी आदमी को बिजली का कनेक्शन लेना हो तो हमारे लोग, इतना हमें मालूम है कि वो उसको पर्याप्त परेशान करते हैं। देखिए खास बात, यूपी पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक एपी मिश्रा के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। Condemns the action of the Pakistan Army. स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद में। भारत का करारा जवाब, इसे हम कह रहे हैं, पर ये जवाब कितना करारा है आने वाला वक्त ही तय करने वाला है। सर आप अपनी बात रख रहे थे, प्लीज। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पर जवाबी कार्रवाई की जरूरत थी वहां पर हम न करें, और उनके बाद उनकी पार्लियामेंट कुछ कहती है असेंबली हम यहां पास करें, कल वो बस रोक दें तो हम बस रोक दें, वो क्रिकेट का मैच कैंसिल करें तो हम भी रद्द कर दें, उनका कोई यहां पर संगीतकार आने वाला है वो ना आने दें, हम ना भेजें, तो ये जवाबी कार्रवाई का कुछ मतलब नहीं है। जहां पर यदि हम अपनी देश की हिफाजत करने में कामयाब नहीं है और वो अंदर आकर के हमारे 5 सिपाहियों पर इस तरह से घात लगाकर अटैक करते हैं, उसका अगर हम उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते तो ये सब केवल देखने की चीजें हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा सवाल और आश्चर्य की बात यह आती है कि इसके ऊपर सदन में इतनी चर्चा हुई, पूरे देश इसके बारे में चिंतित था। जैसा कि कहा गया,
और ये जो चिंतित था, तो प्रधानमंत्री की इस मामले में चुप्पी ये समझ में नहीं आती, जो कि देश की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। और वहां पर क्या प्रधानमंत्री का कहना है, उन्होंने क्या इसके बारे में सही कदम उठाए हैं या कदम उठाए हैं, वो देश को पता नहीं है। ठीक है मलिक साहब, ये पॉलिटिकल कंसेंसस की हम बात करते हैं, जब हम आतंकवाद या पाकिस्तान की बात करते हैं कि देश में पॉलिटिकल कंसेंसस सब पार्टियों का बने पहले तो, क्योंकि हम संसद में भी देख रहे हैं कि 4 लोग तेलंगाना की मांग को लेकर खड़े हुए हैं तो चिल्लाए ही जा रहे हैं, कोई कुछ सुन नहीं रहा उनकी बात को। उस बीच में बिल्कुल नेता भी बात नहीं कर पाते हैं, उस चीज से झल्लाहट होती है। दूसरी बात यह है कि सभी पार्टियों का स्टैंड अलग अलग है इस चीज को लेकर के। हाँ, निंदा सब कर रहे हैं पर एक पटल पे भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। इच्छा शक्ति कहां से लाए हैं? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से बोलता और बतियाता है, चाहे वो संसद में हो, सदन के अंदर हो, सदन के। ये हमारे देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि कह सब रहे हैं, हाँ, क्या सारी चीजें फॉलो कोई नहीं कर रहा है। इसको जहां एक साथ खड़े होना चाहिए, न पक्ष न विपक्ष, चाहे वो दाएं बाजू हो बाएं बाजू, इनको सबको एक साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का सवाल है, देश का सवाल है। देश के साथ आप एक सुरक्षा से खिलवाड़ पड़ोसी देश कर रहा है तो उसके खिलाफ कैसे किस तरह से बात होनी चाहिए, इस पे सारे दलों को एकजुट होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बोल सब रहे हैं, बोलने और वही होता है कि करनी और कथनी का जो अंतर होता है, व्यवहार में बहुत अंतर है दलों के, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं वो। संसद की शुरुआत हम करते हैं सर, आपको पता ही होगा शुरुआत में जो 2 दिन जो बयान आया, फिर बीजेपी ने उसके ऊपर तमाम तरह की बातें कही, फिर चलिए वो बयान लिया भी गया वापस और अपनी ओर से बयान कहा गया, पर उसके बाद भी जो 2-3 दिन रहे वो कोई बहुत अच्छे नहीं रहे सर। वहां पे बीजेपी उस स्टैंड पे लगी रही लगातार और इस बात को लेकर वो घेरने की कोशिश करती रही। इसमें कहीं ये सकारात्मकता नहीं दिखी कि उस मुद्दे को उठाया जाए। दिक्कत वही हुई ना, जैसा मैं कह रहा हूं कि सारी पार्टी लाइन पे बात हो रही है, देश की लाइन पे आज बात करने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि पार्टी से किसको कितना, क्योंकि 2014 का चुनाव है, किसको कितना फायदा होता है इस राजनीतिक और सबका फायदा है, ज्यादा से ज्यादा बोलने को ज्यादा। वहां तो दिक्कत यही हुई। हालांकि इस पे बोलना चाहिए लोगों को, ठीक है भाजपा ने घेरने की कोशिश की, एंटनी ने अपना बयान भी वापस लिया, बयान बदला भी, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की, लेकिन उसे जिस तरह से पॉजिटिव, जिस तरह सकारात्मक रोल अदा करना चाहिए था कि सारे दलों को, इस तरह की तेलंगाना की आपने बात की, कुछ लोग तेलंगाना की बैठे रहे वहां पर, कई सारे मुद्दे बीच बीच में आप शोर सदन में उठता है। इस तरह के मुद्दों पर भी जब हम सदन में शोर करते हैं, सदन में शोर शराबा करते हैं और बहुत गंभीर नहीं होते, तो ये मसला बहुत गंभीर दूसरे तरह का, क्योंकि यहाँ राष्ट्र का सवाल सबसे अहम है। आप सवाल उठा रहे हैं। मैं मलिक साहब से एक बात तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा अपनी ओर से भी। भारतीय जनता पार्टी एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है जी। अगर कोई गलती करता है, अगर कोई सरकार की तरफ से कोई गलतियां होती है या देश की जनता को जो चीज चाहिए वो अगर नहीं मिलता है सरकार से और विपक्ष उसको उठाता है, तब भी आप कहते हैं कि गलत कर रहे हैं, नहीं उठाता है तब भी आप कहते हैं कि गलत कर रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं आप। यानी एक तो कहते हैं कि बहुत आक्रामक हो जाते हैं, 3 से 4 बार आप अपनी बात मनवाने के लिए संसद वॉकआउट कर जाते हैं भाई। एक चीज, तब समय बर्बाद नहीं होता। आप एक चीज बताइए, संसद, एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए बात। मैं एक मिनट मेरे को पूरा करने दीजिए ना। सांसदों का अपना वेतन बढ़ाना होता है, आप अपने फायदे राष्ट्रहित में, एक मिनट राष्ट्रहित में, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। राष्ट्रहित में जब ये विषय आया कि हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं उनका एक स्पीच में सीधे तौर पर ये आया कि वो वर्दी में थे, नहीं थे, वो आतंकवादी थे या सेना थे। एक मिनट, ये इस प्रकार की बात सीधे तौर पर ये दिखाता है कि पाकिस्तान के जो आए दिन किए जा रहे इस प्रकार के हत्या और घुसपैठी, उसका सीधे तौर पर उनको एक तरह से संरक्षण दिया गया। और इसको हमारे विपक्ष की नेता ने इसको खुले तौर पर उनको कहा कि इस वक्तव्य को वापस लीजिए। अब इसमें गलती क्या किया विपक्ष ने? कुछ नहीं, वो बात हम मान रहे सर, पर उसके बाद भी आप सुनिए, 2 से 3 बार सर ऐसा हुआ जब कमलनाथ जी ने भी कोई बात कही, उस वक्त भी संसद से वॉकआउट हुआ गया जाकर के, जब वो जरूरत नहीं थी। एक मिनट कितना कीमती होता है, ठीक है हम मान रहे हैं, हम ये बात मानते हैं और मैंने पहले शुरुआत में ही कह दिया कि एक अच्छी बात थी, और बार बार हर चीज में आप चले जाएंगे। जब सरकार, आप देख रहे हैं पूरा देश आज ये तेलंगाना की बात कर रहे हैं, आप देखिए प्याज है, राशन पानी है, सारे हिंदुस्तान के कोई चीज भी आप 100% आगे बढ़ गया है महंगाई, और आप कहते हैं कि देश की हालत क्या है? तो मजबूरी है, उसे तो पास करवाने हैं। हर बात पे हम आंदोलन करते हैं। एक मिनट, हर बात पे हम आंदोलन करते हैं। आज तक सरकार ने किस बात को माना बताइए आप?
इसके लिए आप संसद का समय नहीं बर्बाद कर सकते। देश की रक्षा का विषय जहां जहां उठा है, हमने कहा कि आप इस विषय को आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत पे इसको लेकर के और ऐसी आंदोलनात्मक एक अपना रवैया बनाइए, जिससे कि छोटे छोटे देश, इटली जैसा देश, आप 2 सैनिकों को आप उसको दामाद की तरह स्वागत किए आप, और पाकिस्तान के जब यहाँ आते हैं अपने प्रधानमंत्री और उनको बिरयानी खिलाई जाती है, उनको बिरयानी खिलाया जाता है। अब क्या समझ, और नौजवान हमारे हजारों मारे गए 9 साल में। जो आप देखिए, ये कहते हैं कि एनडीए के टाइम में भी हुआ युद्ध हुआ, तो हमने जवाब दिया कि नहीं? कारगिल में वहां जवाब दिया कि घुसपैठ हो गया था आनंदी जी, आपके हमारे यहाँ घुसपैठ कर लिया था उन्होंने, कब्जा कर लिया, हमारे यहाँ घुसपैठ कर लिया था, और आपको खबर नहीं हुई, आपको खबर नहीं हुई आपकी सरकार को। जब खबर लगी, आप देखिए बातों को वहां भी चुप हुई जाएगी, कोई सरकार का दामन साफ नहीं है। ठीक है, चलिए मैं अफजल अब्बास जी को भी यहाँ पे पॉलिटिकल एक उनका भी एंगल लेना चाहूंगा। ठीक है साहब जी, आप कह रहे हैं कि आपने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि सदन चले भी और आतंकवाद के मुद्दे को उठाया भी जाए, कुल मिला के आपका यह कहना। पर अफजल अब्बास अभी जरा बताइए ये बात कि संसद का एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि मलिक साहब भी कह रहे थे कि वेतन बढ़वाने की बात हो तब तो शायद अटेंडेंस भी फुल हो जाती है। अभी तो बहुत जो अटेंडेंस का अगर अब रजिस्टर निकलेगा, जब आंकड़ा आएगा वो तब हम बताएंगे, पर अभी भी कोई बहुत ज्यादा मात्रा में लोग वहां पर पहुंचे नहीं और भागीदारी नहीं दिखाई है। ये भी अपने, ठीक है, सबकी परेशानियां होंगी, अपने अपने क्षेत्र में सब काम में लगे होंगे, हम मानते हैं इस बात को। पर आपको क्या लगता है, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, त्यागी जी जो आपके पार्टी के नेता है, वो भी जब बोलने के लिए गए, बहुत देर तक गतिरोध चलता रहा है, 2 दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं, और उन्होंने फिर अपनी बात नहीं रखी जब तक उनको पूरा मौका ना दिया गया कि मैं इतने मिनट में इतनी बात ही रखूंगा, क्योंकि मैं डेब्यू स्पीकर हूं, पहली बार मैं बोल रहा हूं। तो आपको नहीं लगता ये सब चीजों से बचना चाहिए पार्टियों को? देखिए, जहां तक पार्लियामेंट की बात आ रही है और बीजेपी और कांग्रेस सबकी बात आ रही है, मेरा सिर्फ इतना मानना है कि बिल्कुल सही कहा आपने कि वेतन बढ़ाना तो सारे लोग एक हो जाते हैं। हम लोग जितने बैठे हुए हैं, या बीजेपी हो, हम अपनी जाती तरफ कह रहा हूं कि मुझे बारहा मैंने कहा कि इस मुद्दे पे पार्टी लाइन से हटके हम लोग को सोचना चाहिए। चाहे नहीं सोच पा रहे सर, ये नहीं सोचे, इस देश की बदकिस्मती है। मैं कहा मेरी बदकिस्मती है, देश की बदकिस्मती है। मैंने पहले भी क्या, आज भी कहा, देश होगा तब भी राजनीति कर पाएंगे, देश के बाद ही सियासत होगी। हम जिस देश ही नहीं रह पाए, देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे, हम सियासत किससे करेंगे? आज जहां तक आप बोल रहे हैं कि वो इसके ऊपर बिल के सैलरी के ऊपर, आप देखिए, हम नहीं कहना चाहिए, हम किसी कॉमेंट नहीं, आज पार्लियामेंट में देखिए रिजर्वेशन के मुद्दे पे सारे लोग ने एक सूत्र कहा कि नहीं लागू चाहिए। मैं भी कहता हूं कि जो रिजर्वेशन संवैधानिक अधिकार है जिसको मिलना चाहिए, इसमें सब एक हो गए। लेकिन क्या यही पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं, ये क्यों नहीं निंदा प्रस्ताव पे, या क्यों नहीं आतंकवाद के मुद्दे पे, पाकिस्तान के हिंदुस्तान के सरहद पे हमारे 5 जवान मारे जाते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक हुए? कहीं ना कहीं हमारे में नियत में खोट है। अब हमें ये बताइए कि ठीक है, ये जो बीजेपी में ये बात लगातार करती है कि हमने 2 दिन, हम वो बात मानते हैं कि थी डिफेंस मिनिस्टर की जो बातें थी, एक नरेंद्र मोदी शायद कुछ कह रहे हैं, खबर इस वक्त आ रही है, चलते हैं सीरियन भुज के अंदर, क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, सुन लेते हैं पहले। साल भर के लिए गुजरात के मॉडल को भूल जाए, पल भर के लिए बीते हुए कल के गुजरात और आज के गुजरात की डिबेट छोड़ दीजिए। ईश्वर को साक्षी रख करके पूरे गुजरात में नहीं, सिर्फ कच्छ जिले की चर्चा कीजिए, और दुनिया को मैं बता सकता हूं कि विकास का मॉडल अपने कच्छ का जिला नहीं, हिंदुस्तान में विकास का मॉडल देश। ये ऐसा जिला है जिसमें अभाव का ही ज्यादा प्रभाव है। ये ऐसी भूमि है जिस पर कुदरत का प्रतिफल रहा। अगर प्रवासी अताओं के धरती से देखे हैं तो मेरी कच्छ की धरती ने देखे। पिछले 3 साल में अनेक बार भूकंप की यातनाएं देरी है तो मेरी कच्छ की धरती ने दी। समुद्र तट पर साइक्लोन है तो मुसीबतों का मार देने की लागत मेरे कच्छ को आई। कोई नहीं है
जिस आपत्ति का शिकार यह जिला न होगा। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा जो गर्मी है, सूरज तपता है तो 45-50 डिग्री के बीच कच्छ के लोगों को गुजारा करना पड़ता है, जो हिंदुस्तान में इतनी गर्मी में और झेलनी नहीं। और उसी कच्छ में जब बहुत ठंड होती है तो -3 डिग्री का टेम्परेचर भी इसी कच्छ को झेलना पड़ता है। यानी सर्वाधिक गर्मी भी कच्छ में और सर्वाधिक ठंड भी कच्छ में। ये ऐसा भूभाग है जहां 365 दिन बहने वाली एक भी नदी नहीं। ये ऐसा प्रदेश है, खुला इलाका है, जहां पर 10 साल में 7 साल वर्षा नहीं होती। एक ऐसा भूभाग जिसके पास अपना पानी न हो, जिसके पास एक विशाल रेगिस्तान हो, जिसके पास अपार समुंदर हो, जहां कोई उद्योग न हो, जहां कोई रोजगार की संभावना न हो, ऐसा हमारा कच्छ जिला। जो लोग गुजरात की विकास यात्रा को चैलेंज कर रहे हैं, उनके सामने आज है कच्छ के सामर्थ्य को प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन 2001 से पहले कच्छ का माइनस ग्रोथ था। पॉपुलेशन भी पूरे गुजरात में पॉपुलेशन बढ़ती थी, कच्छ में पॉपुलेशन कम होती। क्यों? लोग कच्छ छोड़ करके चले जाते थे, माइग्रेट करते थे। जनसंख्या कम होती है क्योंकि न पीने का पानी, न रोजी रोटी के लिए कोई साधन कुछ नहीं। हिंदुस्तान भर में कच्छ लोग फैले हुए क्यों? क्योंकि मजबूरन उनको कच्छ छोड़ना था। मित्रों, 2001 के पहले कच्छ क्या था और आज भूकंप की इतनी भयंकर आपदा के बाद आज कच्छ कहां खड़ा है, इससे दुनिया देखे कि विकास कैसे होगा। भारत में अब तक जिन्होंने दुनिया को एक्सक्लूड करके रखा था, अब तक वंचितों को वंचित रखना था, दुखियाओं को दुखी रखना था। जो सर्वांगीण विकास के नारे देखते हैं, उन्होंने 7 साल तक मेरी कच्छ की धरती की ओर देखने की फुर्सत तक नहीं हुई। तो कच्छ और भुज के ऊपर अपनी बात रखते नरेंद्र मोदी पर एक खास बात है, अगर इस पूरे इनके संबोधन की आप देखें, गुजरात के अंदर हैं और बात अब हिंदी में कर रहे हैं, संकेत जो है वो क्या जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। The action of the Pakistan Army ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा।
action of the Pakistan Army. स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद में चर्चा हमारी लगातार जारी है और मौजू पे एक बार फिर हम लौट रहे हैं कि क्या हमने करारा जवाब वाकई दिया है या नहीं दिया है। नीलेंद्र सर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब चूंकि न्यूयॉर्क के अंदर मनमोहन सिंह जाएंगे नहीं जाएंगे, अब तो जाएंगे लग ऐसा रहा, जो संकेत आया उससे कोई ऐसा तो कहीं नेगेटिविटी नहीं दिखी है, पर अगर मिलते हैं बात होती है तो ये सब चीजें जब पीछे रही हैं और इन सब चीजों के साथ जब वो मिलेंगे और बात करेंगे, आपको क्या लगता है कहां तक बात बनेगी, कहां तक बात बिगड़ेगी? इस समय तक जैसा कि लोकसभा में संसद में जैसी कार्रवाई हुई है और संसद के बाहर जो सरकार की तरफ से संकेत मिलते हैं, तो उनसे कोई बहुत खास हमको इत्मीनान नहीं होता कि हम मजबूती से और क्लियरली अपनी बात कह सकेंगे। आगे क्या होता है ये आगे आने वाला वक्त दिखाएगा, लेकिन इस समय जिस तरह सुरक्षा के मामलों पर सरकार उदासीन रही है, इंडिफरेंट रही है या लैक ऑफ क्लैरिटी है, ये ज्यादा देश के लिए चिंता की बात। ठीक है मलिक साहब, आप मुझे बताएं, ठीक है अब यहां पर चूंकि कांग्रेस की ओर से हम अभी रिएक्शन नहीं ले पा रहे हैं, पर बीजेपी का रोल अभी तक जो इस संसद में भी हुआ उसको किस तरह आप देखते हैं? नहीं, शुरुआत में जिस तरह से उन्होंने घेरेबंदी, कितना जिम्मेदार विपक्ष हो रहा? नहीं, घेराबंदी जिस तरह से हुई, ठीक है, उन्होंने एक विपक्ष की भूमिका ठीक से निभाई, खासकर एंटोनी का जब पहले दिन का बयान आया, उसके बाद भाजपा का रोल बहुत खराब नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस चीज को बार बार ये कहा जा रहा है कि इस तरह के मुद्दों पर उसको पूरे विपक्ष को के साथ साथ पक्ष को भी एक साथ खड़े होना चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चाहे वो भाजपा हो, दूसरी पार्टियां हो, सब अपने अपने तरीके से, चूंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2014 के चुनाव नजदीक हो और सब लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। स्थिति यह हुई कि हामिद अंसारी को यह कहना पड़ रहा है कि सारे नियम तोड़ दिए गए हैं, नियम कायदे कानून नहीं है, और वो दूसरा बयान भी जो राजक तत्वों का कुछ ठीक है, वो तो उसका तो खैर वो भी है। ये बहुत चिंता की बात है ना कि इस तरह की चीज अगर एक चेयरमैन किसी लोकसभा या राज्यसभा का करे तो ये बहुत चिंता का। तो अब ये तय करना होगा कि क्या किया जाए आगे, पक्ष को भी और विपक्ष को भी मिल बैठ के इस पे कोई कड़ा और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ इस तरह की निंदा प्रस्तावों से अब काम नहीं चलने वाला। निंदा प्रस्ताव तो हम बार बार उन्हीं सारी चीजों को दोहरा रहे हैं, इस बार भी दोहराया ठीक कहा नीलन जी ने कि अब कुछ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जो 2-3 बातों की तरफ उन्होंने इशारा किया, वो बातें अब केंद्र में आनी चाहिए बनिस्बत इसके कि हम इस तरह की निंदा प्रस्तावों के कागजी काम में बार बार उलझते रहे। अफजल अब्बास साहब, आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, आपको क्या लगता है, चूंकि अब तो खैर आप एनडीए से अलग हो चुके हैं, पर आपको लगता है कि बहुत अच्छा का सेटिस्फैक्टरी काम रहा, विपक्ष ने जो बहुत अच्छा काम किया, आपको लगता है कि नहीं त्रुटियां थी, बाद में भी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जबरदस्ती वॉकआउट भी हुआ, वो भी सब देख रहे थे? ये कुछ चीजें जो है, जो अच्छी चीज है उसको मानना चाहिए। इंसानी मतलब एक ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मुद्दा उठाया, सुषमा जी ने बहुत बहस किया उस पर, वो लास्ट में यू टर्न लिया आपके एंटोनी साहब। लेकिन सबसे पहले आप विपक्ष से पहले आप ये सवाल कांग्रेस वालों से पूछते हैं, आप काश ये प्रधानमंत्री पहले दिन ही ये इसको कंडेम करते तो मैं समझता हूं कि पूरा विपक्ष हर पार्टी मतलब उस ओर दबाव नहीं दिया गया। वो एकदम खामोश पड़े हुए हैं। लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री के पास जबान नहीं है, देश की सरहद पर सेना मारे जा रहे हैं, और एक अभी जहां तक मैं समझता हूं कि कोई ऐसा उनका वक्तव्य नहीं आ पाया। अगर पहले ही खड़े होते कि मैं कंडेम कर रहा हूं, तो सारी हर पार्टी के लोग इस मुद्दे पर देश के हित में एक साथ होते, ये बात उत्पन्न ही नहीं होती। कहीं ना कहीं इस तरह की बात, खामोशी जो है, ये एक सवालिया निशान कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और जहां तक आप बीजेपी की बात करें, बीजेपी बड़ी पार्टी है, विपक्ष के रोल अदा कर रही थी, करना भी चाहिए जी। ये मेरा जाती ख्याल ये है जी। नहीं, अब्दुल अब्बास साहब, मुझे सिर्फ ये कहना है कि आप बार बार जिस मनमोहन सिंह की खामोशी की बात कर रहे हैं, उनका बहुत आज तक आप पिछले सरकार में देखिए वो बहुत बोले नहीं, और बोलते हैं तो लंदन जाके बोलते हैं कि आपने मुझे सुसंस्कृत और सभ्य बनाया। जो देश हमारा, जो अंग्रेज शासक हमारे यहाँ राज करके गए, हम पे जुल्म ढाते रहे, वो वहां जाके बोलते। मलिक साहब, आपको नहीं लगता किश्तवाड़ वाला मुद्दा था, उस मुद्दे के ऊपर अपनी बात सब कह रहे थे और उसके ऊपर मीडिया में चर्चा हो रही थी, उसको बहुत ज्यादा एक्सीडिंगली बीजेपी ने उठा करके सारा दिन भी वो किए। किश्तवाड़ वाला यहाँ पूरा मामला बिगड़ गया।
मलिक साहब, जहां तक बस किश्तवाड़ के जो मुद्दे पे जो है उसको एकदम 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 ही मानना पड़ेगा आपको कि उसमें एकदम वोटों की राजनीति होनी शुरू हो गई थी जी। अब बीजेपी इसको उठाया, हम इस देश में हत्याएं जिसकी भी हो, किसने की वोटों जिसने भी की हो, ये एकदम राजनीति हो रही थी। हत्याएं चाहे एक मुसलमान की हो या हिंदू की हो, इंसान का खून बहता है। मैं जहां तक समझता हूं कि ये किश्तवाड़ अलग मुद्दा था और ये क्या नाम है, दोनों मुद्दों को घालमेल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, दोनों मुद्दों अलग होना चाहिए था। मैं इसमें दोबारा फिर वापस आना चाहूंगा देश की सुरक्षा और महफूज रहने के मामले पर, कि अगर हम इस मामले को छोड़ दें जो कि पाकिस्तान के साथ ये 5 सैनिकों वाला मामला है, मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि उन्होंने ये अकस्मात हमला किया और ये घात लगाई। हम उसके साथ ही साथ ये देखते हैं कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि विक्रांत का जलावतरण हो रहा है जी। इसके बारे में कोई सफाई नहीं दी जा रही कि ये 3 साल क्यों लेट है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर हजारों करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ है, ये 3 साल लेट होगा। और उस दौरान जबकि केवल हमारे पास दूसरा विराट है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये 3 साल लेट हो रहा है, तो देश की हिफाजत में जो चूक हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि जहां 3 कुल हेलीकॉप्टर खरीदे जाने चाहिए थे उसकी जगह 12 खरीदे जाते हैं ऑगस्टा वेस्टलैंड, और किस तरह से उसमें स्पेसिफिकेशंस बदली किए जाते हैं हाईएस्ट लेवल पर। और सीएजी ये कहता है कि क्या ये माना जाए सर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं पॉलिटिकल कंसेंसस वीक हुआ है हमारे, पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो वीक हुई है। और ये कुछ दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दल जो देश में हैं, कांग्रेस इसके बारे में गलती एक के बाद दूसरी हुई है, लेकिन ये मामले जो पॉलिटिकल पार्टीज को उठाने चाहिए संसद में, जो कि बहुत गंभीर मसले हैं, शायद इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल। और वोट बैंक के शायद मुद्दों को जल्दी उठाया जाता है। आरटीआई को कैसे मुंह बंद कर दिया जाए पॉलिटिकल पार्टीज के मामले में, या क्रिमिनल एलिमेंट्स जो आते हैं उनको किस तरह किया जाए, वहां पर सब एक मत हो जाते हैं। ठीक, मलिक साहब, ये बात आप भी मानते हैं कि राजनीतिक तौर पर जो वोट बैंक के मुद्दे हैं उसे न सिर्फ उठाया जाता पर बहुत बड़े पैमाने पर उठाया जाता है, उस पर वॉकआउट भी किया जाता है दिखाने के लिए कि वो कितनी केयर करते हैं। उठाना गलत नहीं है, पर जो एक दिन है जिसके लिए एक बिल इतने पड़े हुए हैं, आपके पास 50-60 से ज्यादा बिल पड़े हुए हैं, और जो इतनी चीजें आपको आगे बढ़ानी है, वो प्रोसेस का फिर क्या होगा? देश फिर इंतजार करेगा। वही तो बार बार जिस तरह से उठाया कि जिन सुरक्षा के मुद्दों पर जिस तरह से गंभीरता से बात होती है, बहुत मतलब वो बहुत राजनीतिक दलों का चरित्र अजब हो गया। किश्तवाड़ की बात ही हम कर रहे थे कि ये चूंकि 1-2 दिन ये मुद्दा उठा, ये लगातार चलता रहा और ये आज तक चलता रहा। किश्तवाड़ के साथ साथ दूसरे मुद्दे भी साथ आ गए, लेकिन जिस मुद्दे पे सुरक्षा के सवाल खासकर वो मुद्दा पीछे, वो मुद्दे कहीं पीछे तो कौन हो जाते हैं। और बार बार ये पहली बार उसमें विपक्ष की भी भूमिका है। बहुत सही मुद्दा होता है कि जिस तरह हमने कहा कि संसदों का जब वेतन बढ़ाया जाता है तो सारे एकजुट हो जाते हैं। और फिर आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट का मसला, मुलायम सिंह का आज आप बयान देखिए किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट पर हल्ला बोलते हैं। आप सर ये बात क्यों फिर, जैसे बीजेपी की ओर से बार बार ये बात कही जाती है कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, हम देश के हित के मुद्दे ही आगे उठाते हैं और उसको ही हमने इस बार बहुत ज्यादा बहस की हुई है, ये बातें फिर क्यों? इसके पीछे भी राजनीति आप देखिए ना, राजनीति पिछले 5-6 महीनों में देखिए देश का मुद्दा कहीं गौन हो गया और सारी कवायद जो हो रही है वो धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता पे बहस सिमट गई। अगर देश के पैमाने पर पॉलिटिकल सिनेरियो देखिए तो ये 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हो गए, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता। जिस महंगाई की बात हमारे भाजपा के मित्र कर रहे हैं, वो महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पिछले 5-6 महीनों में गौन हो गए हैं। इसी तरह से देश का मुद्दा भी गौन हो गया और जिस मुद्दे को एड्रेस किया, किश्तवाड़ का मुद्दा ऐसा था जिसे एड्रेस करना ठीक है, करना चाहिए था, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर दंगे हुए। हैरत इस बात की है कि फिर नवादा और बेतिया जैसे मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए, वहां भी दंगे हुए, लेकिन चूंकि भाजपा चूंकि वहां दोनों जगह यहाँ विपक्ष चुका है सर, वहां विपक्ष चुका, दोनों जगह भाजपा के सांसद हैं जी। ये महत्वपूर्ण। ठीक है साहब, साहब जवाब दीजिए इस बात का। आज भी ये महंगाई और इस विषय पे राज्यसभा में चर्चा हुई है जी। आपको मलिक साहब, आपको ध्यान है कि नहीं, विपक्ष हर विषय पर चौकस है, लेकिन जब आप बताइए पिछले बार महंगाई में कितने बार, कम से कम 9 बार चर्चा हो चुका है दोनों सदनों में। उसके बाद सरकार ने क्या किया बताइए महंगाई के ऊपर? कुछ नहीं, आप जीरो रिजल्ट।
उसके बाद आप कहते हैं कि विपक्ष की भूमिका क्या है। आप सुन लीजिए और सुन लीजिए, अगर विपक्ष की भूमिका नहीं होती तो आज ये रामदेव जी और बाबा अपना जो है अन्ना हजारे जी, ये दोनों जीवित नहीं पाए जाते। ये भारत देश की ये मतलब विडंबना है। यहाँ पर लोकतंत्र का आप सीबीआई और DRI और आप क्या बोलते हैं आपका जो ठीक है तमाम सारे एजेंसीज को आप पीछे कौन सा रिश्ता है, कौन सा चुनाव में हर बार आप सपा सर तो आप एक मुद्दे को पकड़ के 3 दिन 4 दिन तक अगर आप रखेंगे, आप तुरंत जो है सर आप ये भी कहते हैं कि नहीं राजनीति सुन क्या बिल पास होना जरूरी नहीं है सर? आप जब तक ये कांग्रेस का मैं बता देता हूं, जब ये मौके आए हैं तो ये डराने की राजनीति करते हैं। ये ऐसे सरकारी एजेंसीज को सामने रख के डराते हैं। 1 मिनट पूरा राज्यों में भी मलिक साहब, उसके बाद नहीं कोई डरता है तो आज मोदी जी को सामने रख के डराते हैं। ये डराने की राजनीति कांग्रेस छोड़े, ये निपटने वाली है सरकार, ये पूरे धराशायी होने वाली है। जनता जल रही है, पूरा देश जल रहा है। और ये सरहद में तो जवान जो मरे हैं वो हमारे देश की धड़कन है, हमारे देश के हृदय है। तो क्यों अटके रहे फिर आप किश्तवाड़ पर? फिर क्यों अटके रहे आप किश्तवाड़ पर? वो हमारे देश का नौजवान। सर अगर आप ये बात कहेंगे नहीं सर, और उनको सर सुनिए ये सरकार में पहली राजनीति साहू जी सुनिए, साहू जी ठीक है, विपक्ष को मौका देते हैं। साहू जी बात मैं इसलिए नहीं सुनूंगा क्योंकि आप मुझे मौका बहुत देर बाद दिए हैं। नहीं आप बोलिए, आपकी नाराजगी भी वाजिब है, हम आपको और मौका दे देंगे। पर मेरा सवाल और है, मेरा सवाल है कि अगर आप ये कहते हैं कि देश के जवानों के से सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस से क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस क्यों नहीं? आप जो मुझे पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी एकजुट नहीं, हम एकजुट है। कांग्रेस वाले क्यों हर जब उनकी फायदा होती है उस विषय में हम सबको एकजुट कर लेते हैं। सर उसके लिए सब जगह बैठक होती है और राष्ट्र का विषय आता है वहां पर राजनीति करते हैं, सिद्धार्थ जी वहां राजनीति ले आते हैं। ये कांग्रेस बहुत विनम्र सवाल नहीं देंगे। हम पार्टी के सिपाही है और इसके लिए देश का सिपाही नहीं है। पहले मैं देश का सिपाही हूँ, उसके बाद मैं पार्टी का सिपाही। आपसे बहुत विनम्र सी बात है कि आपने काफी अरसे तक, जब तक यहाँ एनडीए की सरकार नहीं थी, आपने बार बार बांग्लादेशी का मुद्दा आपको मैं बताऊंगा, मेरी बात सुन, जब हमारी सरकार थी अरब देशों से हमारी कैसे संबंध थे, आज जाके पूछे अरब देश आज रो रहे हैं, कह रहे हैं ये भारत देश कौन सी सरकार आ गई। आप बोल भी लिया, आप किस प्रकार बोल भी रहे ना, चल रहा है, मुझे पूरा दुनिया चल रहा है इन लोगों की राजनीति। सर फिर वो आप वाली कंप्लेन करेंगे मलिक साहब। बांग्लादेशी मुद्दे को बहुत बार बार उठाते रहे कि बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ है, जिसकी वजह से कई तरह की समस्या है, जिसमें आतंकवाद का मसला भी है। तो लेकिन आपकी सरकार 6 साल रही, आडवाणी जी गृह मंत्री रहे, आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री रहे। आप मुझे एक मिसाल बताइए कि आपने किसी एक बांग्लादेशी को जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रहा, आपने बांग्लादेश रिपोर्ट किया इस पूरे 6 साल के दौरान? उस दौरान में जो सर्वे हुआ है वो रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। सर आप सवाल देखिए साहू साहब, मैं बिल्कुल मौजू पे आता हूँ। ठीक है, वो तो आपका भी रिजीम चला गया, अब आगे तो वक्त तय करेगा आप लोग आते हैं कि नहीं। पर मेरा सवाल ये कि आप बार बार ये बात उठा रहे थे कि हाँ आपको चिंता है जवानों की। ठीक है, चिंता आपको भी है, अच्छी बात है, आपने एंटनी जी को बोला भी कि आप बात पलटी है। पर आप एक बात बताइए, जब आप ये बात कहते हैं कि आपको जवानों की चिंता है, पर फिर आप किश्तवाड़ के मुद्दे के ऊपर 3-3 दिन तक उसी बात को लेकर के आप सबसे माफी मंगवाने पे तुले रहते हैं, उस चीज पे तमाम तरह की बात करते रहते हैं, तो फिर ये चीज कैसे सिद्ध होगी? किश्तवाड़ की जो घटना हुई, चाहे कोई भी मरता है, देश का वो नागरिक है, सबसे पहले उस विषय को आप देखिए। वहां की सरकार, आप रॉबर्ट वाड्रा पे खड़े रहे, वहां की सरकार अब एक कोई आप क्या देश के बिल से रॉबर्ट वाड्रा बड़े हैं सर? देश, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं रॉबर्ट वाड्रा की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। उसके ऊपर संसद में सर रहा ना, गतिरोध रहा ना सर, सदन का देखिए, जब गंभीर विषय आता है कोई एक, आप देखिए दुर्गा के बारे में आप पूरे देश में चर्चा हो रहा है, उसमें आप कुछ नहीं बोले। और यहाँ जब अशोक हम तो चला चुके हैं, बात कर चुके हैं। जी जब उसको विषय को लाए, आप भी बहस में थे शायद, नहीं दुर्गा वाले, मैं नहीं था। और उस समय पूरा देश साथ में, और जब अशोक खेमका जी लाए तो वहां आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं राजनीति तो चल कांग्रेस कर रहा है, हम तो कहा हमारा राजनीति का नहीं, जेडीयू से भी रिएक्शन ले रहे हैं। अफजल अब्बास साहब ये बातें आप सुन रहे हैं, ये करिए ना, हम किसी का नाम नहीं लेते। अब चलिए कांग्रेस की ओर से मैं बोल ही नहीं सकता, उसमें आप राजनीति क्यों करवाते हैं सर?
अब सवाल देखिए, बडरा जी की बात हो रही है यहाँ पे, मैं उस पे बडरा जी की बात नहीं कर रहा, हम बात ही कर रहे हैं कि उनसे भी बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दे हैं। यही कहना चाहते हैं कि उससे देश बैठा हुआ है, 10 करोड़ या 20 करोड़ जितना गबन का या झूठे फर्जरी डॉक्यूमेंट्स की बात आ रही, ये बात में भी की जा सकती थी। सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट जो नहीं, विपक्ष चूका है कि नहीं सर, आप बताइए, बीजेपी चूकी है कि नहीं कहीं और? ठीक है, तो आप 2-3 दिन छोड़ दीजिए, पर किश्तवाड़ के मुद्दे और जो हो गया उसमें दूसरे मुद्दे गौड़ हो गए। किश्तवाड़ का मुद्दा सीधा फिर रॉबर्ट वाड्रा वाली बात आ रही, तो किश्तवाड़ का मुद्दा तो इसी लाया गया था कि वह कश्मीर की सरजमीन पे फिर बोलेंगे तो इसे कॉम्युनल सेक्युलर की बात आने लगेगी, और वहां पर यही दिखाया जाता था कि मैं हिंदुओं के साथ हूं, वो मुसलमान के साथ है। ये दिखाया जाता, यही दिखाया जाता। ठीक है, मैं जाती तौर पे ये कह रहा हूं कि वहां पर बस भी दिखाना था कि मैं हिंदुओं के वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये किसी ने कहा कि वहां पे नाइंसाफी एक इंसान जलाया जा रहा है, एक इंसान मारा जा रहा है। वहां पे 2 संप्रदाय की बात होने लगी थी, और इसी को हाईलाइट करने इसी को लेकर के बीजेपी ने बंद भी किया था। वो पॉलिटिकल गेन करने के लिए हो रहा था। एक मिनट मैं बताता हूं, जब हिंदू मारे जाते हैं और हम आवाज उठाते हैं तो आप उसको कहते हैं कि ये नहीं, मैं कभी नहीं कहा, मैंने कहा देश का कोई भी आराम से एक एक करके सर, नहीं सर देखिए, थोड़ा एक एक करके हमें ये समझना हो। देखिए सर, साहू जी कोई मरता है तो कहते हैं कि ये संप्रदाय है। नहीं, मैंने साहू जी सर एक एक करके मेरी बात वो गलत हो रहा है, कोई भी इंसान मरता है सर, एक एक गलत है। हमें सब देख रहे हैं, थोड़ा मर्यादा हम भी बना लेते हैं। मेरा कहना यह है कि खून इंसान का बड़ा जो हिंदू और मुसलमान हो, सुनिए, लेकिन वहां पे चूंकि 2 समुदाय 2 संप्रदाय की बात थी, इसलिए आपने उसको ज्यादा प्रेफर किया, क्योंकि इलेक्शन सामने है, एक सेंटिमेंट आप पैदा करना चाहते थे। ये मेरा ये कहना है, मैं पार्टी से हट के बात कर रहा हूं बात को। तो बाकी सारे दल जो वहां जाकर के वहां देखने के लिए जा रहे थे, वो सारे राजनीति कर रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं दंगों पे यहाँ राजनीति कोई नई बात नहीं है। आप किश्तवाड़ में कर रहे हैं, नवादा के बारे में आपने क्यों नहीं कहा? वहां इतने लोग मारे गए, वहां भी 3-4 लोगों के नवादा में 2 मारे गए हैं, एक मुस्लिम लड़का मारा गया, एक सर मैं गुजारिश मैं नहीं चाहता कि इसको चीज ये है सिद्धार्थ जी, देश की सुरक्षा का जो मामला है उस पर कोई पार्टी बहुत गंभीर नजर नहीं आती। ठीक है, सवाल ये है, कोई पार्टी का सवाल नहीं, यहाँ बड़ी पार्टी और सरकार की बात है, हम लोग तो छोटी पार्टी है। अगर हम देश की मुख्य धारा से अलग होता बताया ना। पॉलिटिकल क्वेश्चन पर सर मेरा सवाल आपसे सीधा ये है, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? ये जो आपने सब चीजें देखी, कैसे भारत घेर सकता है, कैसे अब हम स्टैंड ले सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या चीज अभी भी हम कर सकते हैं जिससे जो डैमेज कंट्रोल है, डैमेज कंट्रोल भी ना कहें, एक अच्छा स्टैंड अभी हम क्रिएट कर ले? देखिए, भारत को इस समय हमको आवश्यकता है कि हम ये दिखाएं, और वो दिखाएं वास्तविक रूप में, केवल बात करने के लिए नहीं, कि हम अपने देश की रक्षा के लिए और देश के हित के लिए दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, सब आवश्यक कदम उठाएंगे। यदि हमारे देश के बॉर्डर पर कुछ कार्रवाई होती है तो जिस जगह, जिस समय और जिस मात्रा में हम ठीक समझेंगे उसके खिलाफ हम एक्शन। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि मैं थोड़ा सा अपने मित्र से यहाँ उनसे मैं थोड़ा अलग सोचता हूं कि यदि हमारे देश के हित में है व्यापार करना, वो $3.5 मिलियन हो या कितना भी हो, अपने देश के हित में है तो हम करेंगे। अगर हमारे देश के हित में है व्यापारी उनके साथ राजनीतिक संबंध बने रहे, वो हम रखेंगे। लेकिन ये दिखावे की चीज और टिट फॉर टैट है कि हमने क्रिकेट मैच बंद कर दिया, हॉकी की टीम को रोक दिया, संगीतकार को नहीं जाने दिया, इन सब में कुछ नहीं रखा हुआ। जब तक कि हम अपने देश के हित के लिए, अपनी रक्षा के लिए समर्थ नहीं है, तब तक ये लगेगा कि हम लोग एक वीक नेशन है और हम लोग कोई भी मजबूत डिसीजन लेने में आनाकानी करते हैं, पीछे और इसका फायदा कहीं ना कहीं उठाएंगे दूसरे लोग। मैं आपके पास अफजल बस, आप बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए। आप क्या लगता है, कैसे अब रास्ता यहाँ से तय करना चाहिए? न्यूयॉर्क में क्या? अब देखिए, सबसे बड़ी जो वार्तालाप की बात थी, शायद मैं समझ से जाना भी चाहिए कि नहीं, अब तो ये बताइए। नहीं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तो देश को तो जाना चाहिए, जाहिर सी बात है। जहां तक यहाँ होने के बाद भी जी, वहां जाके पूरे कंडेम करना चाहिए, उनको जलील करना चाहिए वहां के प्रधानमंत्री। हमारे देश में जब हम नहीं कर पाए, यही तो है ना, यहाँ नहीं के वहां कभी यूनियन उठाए। चलिए ठीक है, देखते हैं, वक्त तय करें। प्रधानमंत्री क्या नहीं करेंगे अलग बात है, लेकिन वहां पे जब जोरदार तरीके से इस घटना की निंदा करें और ये ताकि ये एहसास हो कि हिंदुस्तान खामोश नहीं बैठा हुआ है।
चलिए ये शायद फिर नवाज शरीफ के लिए एक सरप्राइज हो जाएगा। पर मलिक साहब कैसे आप क्या करना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कि आपको लगता है वहां जाकर जाना तो चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को इंटरनेशनल कम्युनिटी में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, बहुत गंभीरता के साथ इस मुद्दे को उठाए और बहुत मजबूती के साथ, जहां कठोर कदम उठाने की जरूरत है वहां उठाना चाहिए। आप देखिए आज पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव मून आए हुए हैं, उनके साथ फिर नवाज शरीफ ने वही कहा कि पाकिस्तान के साथ आप सहयोग कीजिए, आप इस बातचीत को आगे, तो वो जब ये कह सकते हैं तो हमें तो और खासे उत्साहित, खासे उत्साहित। तो वहां आज की बात है, आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, तो इस मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए और कहना चाहिए, और ये कहना संदेश देना चाहिए कि पाकिस्तान अगर इस तरह की कोई कदम उठाता है तो हम इससे कठोर कदम उठाने में सक्षम जाए न जाए, और जाए तो फिर क्या करें। निश्चित रूप से ये हमारे देश की जो है संप्रभुता और अखंडता के ऊपर ये प्रहार है, और इस पर निश्चित रूप से अगर वार्तालाप होती है तो कंडेम करना चाहिए वहां। और सीधे तौर पर ये बात साबित हो चुका है कि बार बार उनके जो है आतंकवादी और ये घुसपैठियां इस प्रकार से आकर के भारत देश पे आक्रमण हो रहा है, और ये सत्यापित हो चुका है, और उसको पूर्ण रूप से संरक्षण देते रहा है पाकिस्तान, इसको उठाना चाहिए। चलिए अब वक्त तय करेगा कि अगर जाते हैं मनमोहन सिंह न्यूयॉर्क तो वैसे तो जाएंगे, और वहां जाकर के नवाज शरीफ से मिलते हैं तो कितनी ज्यादा अब बातचीत किस लेवल पे जाएगी, स्टैंड क्या रहेगा हमारा, कि क्या फिर हम वही ढाक के 3-5 जहां थे घूम के सर्कल से शुरू होकर के वहीं पर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्राइमेट का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर यही बात है, देश इंतजार कर रहा है आने वाले दिनों के अंदर कि क्या जवाब हम देते हैं, और जवाब देने का संकेत से हमारा स्टैंड क्लियर होगा, और उस स्टैंड से हमारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक मैसेज भी जाएगा कि हाँ भारत ये सोचता है। आप देख रहे थे प्राइमेट, नमस्कार। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी, आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं।